नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। और सभी स्टूडेंट्स जो भी कहीं ना कहीं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपन ने जो स्टार्ट कर रखी थी आपस में एक जो पीजी लेवल का जो सिलेबस था उसको अपनी बुक के अकॉर्डिंग अपन उसका रिवीजन भी चल रहा था और साथ साथ में उसको अपन समझ भी रहे थे। तो वो जो पोर्शन है वो लगभग कंप्लीट होने आया है। तो सभी स्टूडेंट्स का डेली का जो कॉमन जो क्वेश्चन था वो था कि जैसे ही यूनिट जो थर्ड है वो कंप्लीट होती है, उसी के साथ साथ में यूनिट थर्ड में से पूछे गए जो प्रश्न है उनके बारे में भी डेली अपन डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि अपने को आइडिया लग सके किस प्रकार के क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं आरपीएससी के तहत। उसी सीरीज को आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 1 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से अपन लेक्चर 1 के अंदर अपन देखते हैं कि आज से अपना पहला है पार्ट फर्स्ट। इस पार्ट से अपन स्टार्ट करने चाहते हैं कि भाई जो एमसीक्यू है जो लास्ट ईयर की एग्ज़ाम में पूछा गया है, जैसे आज का जो अपना पेपर होगा 2011 आरपीएससी, और इसमें भी कौन सी यूनिट थर्ड कह सकते हैं, पीजी लेवल कह सकते हो, पीजी लेवल, या फिर अपन कह सकते हैं मोस्टली इसको किस नाम से जाना जाता है, टेक्निक्स के नाम से कहते हैं अपन, कि टेक्नोलॉजी वाली जो यूनिट है उसमें से लास्ट ईयर में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें टेक्निक्स से रिलेटेड इसमें वैसे तो पोर्शन देखो अलग अलग पोर्शन है। एक तो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कह सकते हैं अपन। सेकंड अपनी इकोलॉजी का पोर्शन है। एक अपने जो टेक्निक्स वाला जो पोर्शन है वो भी इसके अंदर दिया गया है। साथ साथ में अपन कह सकते हैं इसमें बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी का पोर्शन इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और यही सभी जो चीज़ें हैं अपनी बुक के अंदर हैंड राइटिंग नोट्स के अंदर इंक्लूड था। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ से अपन देखते हैं, यहाँ से पहला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे तो थोड़ा सा ये भी डीएनए से रिलेटेड ही है। सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल इन, सैटेलाइट जो डीएनए है वो कहाँ पे यूज में आता है, कौन से टूल में यूज में आता है। सैटेलाइट डीएनए होता क्या है, पहली चीज़ तो अपन देखेंगे कि अपना जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का ये जो पोर्शन है जिसे आप क्या कहते हो, टीलोमियर कहते हो। क्या कहते हैं अपन इसे, टीलोमियर कहते हैं। टीलोमियर में कुछ रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं। कैसे होते हैं, रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसिंग पाई जाती है। उस रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस को अपन क्या कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए के नाम से जानते हैं। हाँ, ये रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस होती है जो टेलोमियर में पाई जाती है। और ये खास तौर से कहाँ आती है, ये रिपीटेड सीक्वेंस जो होती है वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्या होती है, प्रत्येक स्पीसीज के अंदर फिक्स होती है। इसलिए यदि कोई भी दो व्यक्ति के बीच में आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो, किसी पेरेंट से किसी बच्चे के साथ में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो, कहीं पर मर्डर और क्राइम हुआ है, अगर वहाँ से आप जो सैंपल अगर आपको मिला है और आपको किसी के ऊपर डाउट है तो उसके बीच में कंपेयर करना चाहते हो तो उसमें उन दोनों का मैच कर सकते हो, रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस। इस डीएनए को अपन क्या कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। और ये खास तौर से फॉरेंसिक जो साइंस है उसके अंदर यूज में लिया जाता है, जिसे अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर अगर इसके सामने कौन सा ऑप्शन होता, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, तो भी इसका राइट आंसर ये होता, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज में लिया जाता है। ये हालांकि ये जो क्वेश्चन है तो अलग है। और टेक्निक के ऊपर चलते हैं अपन। यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है 111 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज ए नेशनल एक्वाटिक एनिमल। नेशनल एक्वाटिक एनिमल के नाम से निम्नलिखित में से किसको भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी का नाम दिया गया है। तो जो गंगा के अंदर पाई, जिसमें ऑप्शन दिया था, वेल है, ड्यूगोंग है और मगरमच्छ है, गंगा नदी की डॉल्फिन। तो गंगा नदी के अंदर जो पाई जाने वाली डॉल्फिन है उसको अपन ने किस नाम से जाना गया, मतलब इसको प्रसिद्ध किया है तो अपने राष्ट्रीय जलीय प्राणी के रूप में इसको नाम दिया गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा,
गंगा रिवर डॉल्फिन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर 112 नंबर का, इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो यूज में ली जाती है। इलेक्ट्रॉन की बीम निकलती है आर ऑफ वेवलेंथ, उनकी वेवलेंथ क्या होती है। ठीक है ना, उनकी वेवलेंथ पूछी गई है। तो यहाँ पर आरपीएससी ने इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो आरपीएससी ने डिलीट कर रखा है। तो ये क्वेश्चन वैसे भी पर्टिकुलर वेवलेंथ के हिसाब से नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या कर रखा है, डिलीट इन्होंने कर रखा है। आगे अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अपन देखें जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे 113 नंबर, चूज द इनकरेक्ट पेयर। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो गलत पूछा गया है इसमें से। तो आपको राइनोसोर वाला राइट है, एलिफेंट वाला प्रियार जो नेशनल पार्क है केरला है, और राइनोसोर जो है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो आसाम में है, और यहाँ पर जो लॉयन है या फिर जो शेर अपन कह सकते हैं, बाघ कह सकते हैं। ठीक है, तो बाघ परियोजना जो है वो बाघों का घर जिसे अपन कहा जाता है, रणथंभौर के नाम से कहा जाता है। यहाँ पे जो है वो ऑप्शन कौन सा दिया है, सरिस्का। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे 114 नंबर, वेयर एंड व्हेन द सेशचेलम बायोस्फीयर रिजर्व वाज एस्टैब्लिश्ड। कौन से ईयर में और कहाँ पे सेशाचेलम बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, सेशाचेलम बायोस्फीयर रिजर्व जीवमंडल की स्थापना कहाँ और कब हुई थी। सेशाचेलम जो है वो कहाँ पे है, तो अपन कह सकते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर है, साउथ के अंदर है। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा आंध्र प्रदेश। 2010 के अंदर इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। कहाँ, आंध्र प्रदेश में। और कब हुआ था, तो 2010 के अंदर हुआ था। वाइल्ड, ये जो कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन, तो ये अपना आया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से। ठीक है, और ये वाला कौन सा आया है, ये भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से, ये भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से कितने क्वेश्चन आ गए, 3 आ गए। एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, और एक डॉल्फिन वाला आ गया। कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, तो वाइल्ड लाइफ में अभी तक 3 क्वेश्चन इस पेपर में आ चुके हैं। एक क्वेश्चन जो ये अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये किस में से आया है, टेक्निक में से आया है। अब तक 1 आ चुका है। आगे अगर अपन देखेंगे यहाँ पे अपन देखेंगे यहाँ से देखो, इस क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 115 देखो, व्हेन द प्रोजेक्ट टाइगर, या फिर आप कह सकते हो टाइगर प्रोजेक्ट जो आया था वो कब आया था और किसने स्टार्ट किया था। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है क्योंकि राजस्थान से रिलेटेड है। वॉज स्टार्टेड इन इंडिया, ये मैंने अपनी बुक के अंदर अच्छे से मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का कौन सा क्वेश्चन है ये, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का कौन सा क्वेश्चन है ये, चौथा क्वेश्चन आया है यहाँ पे। इसमें किसने किया था, तो ये मैंने बताया भी था आप लोगों को कि यहाँ पर ये जो किया था वो किसने किया था, कैलाश सांखला। ठीक है ना, कैलाश सांखला जी तो जो जोधपुर के हैं, और उन्होंने 1973 के अंदर ये प्रस्ताव रखा था, इसलिए इसे टाइगर मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो टाइगर प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया था। तो टाइगर प्रोजेक्ट का भी स्टार्ट किया गया था 1 अप्रैल 1973 को ये स्टार्ट किया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1 अप्रैल 1973। किसके द्वारा किया गया था, तो कैलाश सांखला के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1973। कहाँ के थे, जोधपुर के थे। किस नाम से जाना जाता है, तो इसे टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है, टाइगर ऑफ मैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे 116 नंबर, द टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कोलोइडल मटेरियल फ्रॉम द मिक्सचर। कोई भी एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में से अगर आपको कोई
कंटेंट हटाना है। यहाँ पे जैसे ये मिक्सचर है, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले भी ये डायग्राम बनाया था आप लोगों के, जैसे यहाँ पे ये है, इस प्रकार का कोई एक मिक्सचर है, यहाँ इस प्रकार का कोई मिक्सचर है, और इस मिक्सचर में से अगर कंटेंट हटाना है, आपको तीनों को सेपरेट करना है, ठीक है, तो कौन सा मेथड यूज में आएगा? सबसे बेस्ट मेथड आएगा इसमें क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो मेथड है वो यूज में आएगा। हालांकि इसमें क्रोमेटोग्राफी के मेथड का जो है वो ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? जैसे मान लो कि यहाँ पे ऑप्शन जो इसमें दिया है इलेक्ट्रोफोरेसिस, टैम, सैम और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इसके अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सके उनके साइज के अकॉर्डिंग, तो कौन सा है यहाँ पे? इलेक्ट्रोफोरेसिस है। हालांकि इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो मेथड है ये कहाँ पे यूज में आता है? जो भी चार्जेबल मॉलिक्यूल है, कौन से? जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, जैसे अपन कह सकते हैं डीएनए है या प्रोटीन है, उनको सेपरेट करने के लिए जो यूज में आता है वो कौन सा आता है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज में आता है। हालांकि अगर इसकी जगह ऑप्शन के अंदर आपको क्रोमेटोग्राफी मिलता तो सबसे बेस्ट इसका राइट आंसर आता क्रोमेटोग्राफी। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो टेक्निक से ये क्वेश्चन आ गया एक इससे पहले आया था टेक्निक का, तो क्वेश्चन टेक्निक से कितने हो गए? 2 हो गए। यहाँ पर देखेंगे अपन 117 करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द टैम, ये कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन आ गया टेक्निक से तीसरा क्वेश्चन है टैम। देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सबसे इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बाद में अगर क्वेश्चन आता है तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। फेज कॉन्ट्रास्ट है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से। तो यहाँ पर टैम जो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के नाम से अगर अपन देखेंगे तो ऐसा माइक्रोस्कोप जो किसी भी थिन सेगमेंट को यहाँ से थिन कटिंग की जाती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम निकलती है और इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। ये इलेक्ट्रॉन बीम है, इंटरनल स्ट्रक्चर की जाती है। और ये जो थिन, इसका सेक्शन कैसा होता है? सैंपल का सेक्शन हमेशा थिन होता है, पतला होता है, और इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। ऊपर से इसमें 2D स्ट्रक्चर बनती है। कौन सी बनती है? 2D स्ट्रक्चर बनती है टैम के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन पैलेस ऑफ लाइट, लाइट के स्थान पर इसमें क्या यूज में आते हैं? इलेक्ट्रॉन की बीम यूज में आती है, राइट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस यूज में आते हैं किसकी जगह पर? लाइट, या फिर अपन कह सकते हैं ग्लास लेंस के स्थान पर, ये भी इसका राइट आंसर है। ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड डायरेक्टली बाई आई के द्वारा अपन डायरेक्टली किसी भी स्पेसिमेन को देख सकते हैं, ये राइट आंसर नहीं है। अगर राइट आंसर होता आई से अपन देखते तो माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए अपन इसे नहीं देख पाते हैं। ये दोनों ऑप्शन राइट है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा? ए और बी इसका राइट आंसर आएगा, मतलब सी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। तो ये भी टेक्निक से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे 117 आ गया, आगे आएगा 118। चलो पहले इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ है पहले वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है 120 नंबर का, व्हाट इज द जाइमोजीन, है ना, जाइमोजीन। इसे प्रो एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, जाइमोजीन भी कहते हैं, प्रो एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। प्रो एंजाइम जीन किससे कहते हैं? कोई भी ऐसा एंजाइम या कोई भी ऐसी प्रोटीन हो सकता है जो पहले कैसा हो, इनएक्टिव फॉर्म हो, और उनकी जो एक्टिव साइट है वो कैसी हुई हो, छुपी हुई हो, ठीक है। और जैसे ही ये ब्रेक होते हैं और इंटरनल साइट जो है वो एक्सपोज होती है तो ये अपनी एक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ये इसकी एक्टिव साइट थी, अभी तक छुपी हुई थी, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाती है? प्रो एंजाइम। और अब कैसी है? ये इनएक्टिव स्ट्रक्चर है, और ये जैसे ही इसकी एक्टिव साइट जो है वो ओपन होती है, ओपन होते ही कैसे हो जाती है? ये एक्टिव एंजाइम के रूप में काम करते हो। तो ऐसे एंजाइम को क्या कहते हैं? जाइमोजीन के नाम से जानते हैं। ये कैसे होते हैं? एक्टिव एंजाइम होते हैं, होते एक्टिव हैं, लेकिन कब होते हैं? जब इनको विशेष कंडीशन मिलती है, एल्केलाइन या कोई पीएच चेंज होती है, उस टाइम पे ये फ्रेगमेंट टूटते हैं, तब एक्टिव होते हैं। इनएक्टिव प्रिकर्सर, ये तो सही है,
इनके प्रिकर्सर कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, प्रोटियोलाइटिक होते हैं, मतलब टूटते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। प्रिकर्सर ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं, प्रिकर्सर इनके ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हो सकते हैं। ये इनएक्टिव एंजाइम होते हैं। यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है, एक तो ये और एक ये पहले इनएक्टिव होते हैं, बाद में एक्टिव होते हैं। और प्रिकर्सर कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। इसलिए इसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा कि अगला पूछना क्या चाह रहा है और आंसर इसका क्या आ रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने क्या किया था, डिलीट कर दिया था। हालांकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने इसकी पूरी डिटेल बता दी है, ये इसकी पूरी डिटेल होती है। प्रो एंजाइम होते हैं, जैसे ही इनको कोई भी एल्कलाइनिक या एसिडिक मीडियम मिलता है उस टाइम पर ये स्ट्रक्चर टूट जाती है और अपनी जो एक्टिव स्ट्रक्चर है या एक्टिव साइट जो होती है वो क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं और अपने सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड होकर अपनी एक्टिव या अपनी एक्टिविटी को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो इनिशियल कंडीशन में इनएक्टिव होते हैं और बाद में कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं। आगे अपन देखेंगे यहां पे एक 118 ये 118 और 119 यहाँ पे अपन देखेंगे। जैसे ये इसमें अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा अगला 118, करेक्ट फॉर गोल्डन राइस। गोल्डन राइस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसे राइस जिसके अंदर विटामिन ए के प्रीकर्सर को डाला गया हो, विटामिन ए के क्या डाले गए हो, पूर्वी पदार्थ या प्रीकर्सर डाला गया हो। और विटामिन ए का जो पूर्वी पदार्थ होता है वो क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है। सीधी सी बात है, बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन को क्या किया गया था, डाला गया था। बीटा कैरोटीन जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो कलर होता है। और ये अधिक बीटा कैरोटीन की मात्रा होने के कारण से जो चावल थे वाइट कलर के वो कैसे दिखाई दे रहे थे, येलो कलर के दिखाई देने लगे, या फिर अपन कह सकते हैं गोल्डन कलर के दिखाई देने लगे थे। तो इसके बारे में सेंटेंस करेक्ट पूछा है, राइस विद विटामिन बी कैरोटीन, ये तो राइट आंसर है। येलो इन कलर, ये भी ठीक है। इट इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये भी ठीक है क्योंकि बाहर से जीन डाली गई थी बीटा कैरोटीन के। तो इसमें राइट आंसर कैसे आ जाएगा, ए, बी और सी। ए और बी और सी इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे अपन देखेंगे 119, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायग्नोस्टिक टेक्निक। किसी भी चीज़ का पता लगाने के लिए जो टेक्निक यूज में आती है उसे डायग्नोस्टिक टेक्निक कहते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे टैम और सैम, ये तो माइक्रोस्कोपी है। टैम जो है वो 2D स्ट्रक्चर देता है और सैम जो होता है वो 3D स्ट्रक्चर देता है। सरफेस की स्टडी, किसी भी स्पेसिमेन की अगर सरफेस की स्टडी की करनी हो तो कौन सा माइक्रोस्कोप होगा, सैम यूज में आएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी हो तो कौन सा आएगा, टैम आएगा। टैम 2D स्ट्रक्चर बनाता है जबकि सैम 3D स्ट्रक्चर बनाता है। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसी भी स्पेसिमेन की मोटी स्लाइड है, अगर उसकी सेक्सिंग नहीं कटिंग की है और आपको उसको स्पेसिमेन मतलब उसकी स्टडी करनी है, सरफेस की स्टडी करनी है, तो कौन सा स्कोप जो है माइक्रोस्कोप यूज में लोगे, तो कौन सा यूज में लोगे, सैम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को यूज में लोगे। कौन सी स्ट्रक्चर बनाता है, 3D स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। यहाँ पर ए और बी में दिया हुआ है एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे जो खास तौर से एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए यूज में आता है ब्लड के अंदर। और इसका जो यूज आता है वो आता है एड्स को या HIV को डिटेक्ट करने के लिए या डायग्नोस्ट करने के लिए काम आता है। तो एलिजा के द्वारा ये पता लगा सकते हैं अपन HIV पॉजिटिव है या HIV नेगेटिव है, तो इसे क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक टेक्निक। तो ये आता है एलिजा। इस प्रकार से 2011 के अंदर लगभग 10 या 11 क्वेश्चन जो पूछे गए थे उन सभी का आज अपन ने डिस्कस किया है। अगली क्लास में अपन 2014 के अंदर जो पेपर हुआ था, 13 में हुआ था एक पेपर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें इस पोर्शन से पार्ट सी से कौन से क्वेश्चन टेक्निक से पूछे गए थे। और आप लोगों को ये ज़रूर बता के जाना है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, क्या इसी सीरीज़ को आगे बढ़ा के रखें ताकि आप लोगों को पीजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पहले ये सोल्व करेंगे, उसके बाद में जो टेक्निक से क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। रेस्पॉन्स जरूर देके जाइए। थैंक यू गाइस।